थोड़ी देर बाद जब सब ब्रेकफास्ट से फ्री हुए तो आयांश, मुझे कल शिमला के लिए निकलना है। कल नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में मिस्टर मेहता के साथ मीटिंग है। राजवर्धन जी आयांश की ओर देखते हुए, अभी तुम्हारी शादी को 2 दिन ठीक से नहीं हुए। कल भी ऑफिस चले गए थे, आज भी बैठे हो और अब तुम बहू को छोड़कर जा रहे हो, ये क्या बात हुई भला? दादाजी, मैं पहले भी जाता था, आज कोई नई बात तो नहीं है और फिर परसों वापस लौट आऊँगा। तनुश्री, जो पहले ही आयांश की बातों से दुखी थी, राजवर्धन जी उसके चेहरा देखकर, एक काम करो तनुश्री बिटिया को भी अपने साथ ले जाओ, उसका मन भी लगा रहेगा, घूमना भी हो जाएगा और तुम दोनों को साथ में बिताने को कुछ समय भी मिल जाएगा। आयांश थोड़ा नाराज़ होते हुए, दादाजी मैं वहाँ घूमने फिरने या मौज मस्ती के लिए नहीं जा रहा हूँ, बल्कि मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। ये मेरे साथ वहाँ जाकर क्या करेगी सुषमा जी? लेकिन आयांश, आज तो तुम दोनों को कुलदेवी के मंदिर में दर्शन के लिए जाना था। विदित जी, सुषमा जी, शायद आपने ठीक से सुना नहीं। मीटिंग के लिए उसे कल जाना है, आज नहीं। तो इसलिए आज वो मंदिर जा सकता है। आयांश गुस्से से, इन सब के लिए मेरे पास समय नहीं है। कुलदेवी के दर्शन के लिए आप भी जा सकते हैं, फिर मुझे डिस्टर्ब करने की क्या ज़रूरत है? राजवर्धन जी थोड़ा नाराज़गी से, आयांश वो आपकी पत्नी है, अपनी मर्ज़ी से शादी करके आप लाए हैं और कुलदेवी के दर्शन पति-पत्नी दोनों साथ करते हैं, इसलिए आज आप ऑफ़िस नहीं जाएँगे, तनुश्री को लेकर मंदिर जा रहे हैं और अगर कुछ ज़रूरी है तो विदित चले जाएँगे। और हाँ आयांश, कल तनुश्री आपके साथ शिमला जा रही है, आप हमारी बिटिया रानी का अच्छे से ध्यान रखेंगे। फिर तनुश्री से, तनुश्री बेटा आप जाके रेडी हो जाइए। तनुश्री अपना सिर झुकाए हुए, जी दादाजी। फिर सभी वहाँ से उठकर अपने-अपने कमरे में चले गए। तनुश्री जैसे ही कमरे में पहुँची, आयांश ने उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए कमर से लगा दिया और अपने दाँतों को कसते हुए बोला, कहा था ना मैंने तुमसे, मुझे पत्नी नहीं चाहिए, सिर्फ़ इस घर की बहू बनकर रहो। मुझसे तुम्हारा इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, फिर भी तुमने मेरे साथ चलने के लिए मना नहीं किया, एक बार कहा नहीं। एक बार कहा, समझ नहीं आया, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे, मुझे दर्द हो रहा है, तनुश्री ने कसमसाते हुए कहा तो आयांश ने उसका हाथ छोड़ दिया और गुस्से से उसे घूरते हुए देखने लगा, तो तनुश्री ने भरी आँखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने मना इसलिए नहीं किया क्योंकि ये शादी के बाद की एक ज़रूरी रस्म है जिसे पति-पत्नी को निभाना ही पड़ता है। जब मुझसे शादी आपने की है तो मुझे दर्शन भी तो आप आपके साथ ही करने होंगे और वैसे भी मैं अपने पति के साथ नहीं जाऊँगी तो किसके साथ जाऊँगी? बहुत शौक चढ़ा है ना तुम्हें मेरे साथ जाने का, तो ठीक है फिर चलो, लेकिन उसके बाद जो तुम्हारे साथ होगा उसकी ज़िम्मेदारी तुम्हारी होगी। वो इसके आगे और कुछ कहता कि तभी दरवाज़े पर दस्तक हुई। दरवाज़े पर कनिका थी, उसे देखकर आयांश बाहर निकल गया। कनिका चहकती हुई अंदर आकर बोली, भाभी ये साड़ी मॉम ने आपके लिए भेजी है, आप मंदिर के लिए इसे पहनकर जाइए। तनुश्री साड़ी लेकर वॉशरूम में चली गई। साड़ी देकर कनिका भी वापस चली गई। तनुश्री कुछ देर बाद साड़ी पहनकर तैयार होने के लिए बाहर आई। सुषमा जी ने तनुश्री के लिए लाल रंग की बहुत प्यारी सी साड़ी भिजवाई थी। उस पर गोल्डन कलर का डीप गले का ब्लाउज था। तनुश्री शीशे के सामने खड़े होकर ब्लाउज की डोरी बांधने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसे किसी के कमरे में आने की आहट लगी, तो उसने कनिका के लिए सोचा कि वही होगी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी, तो खुद को ढकते हुए पीछे की ओर पलटी तो आयांश को कमरे में देखकर हैरान रह गई। वहीं आयांश की नज़रें जैसे ही तनुश्री पर पड़ीं तो वो एकटक उसे देखने लगता है, तो तनुश्री हड़बड़ाकर पलट जाती है और उसकी कमर आयांश की ओर हो जाती है। आयांश की नज़रों से तनुश्री इस वक्त बहुत घबरा गई थी। उसने घबराहट के कारण अपनी मुट्ठी में साड़ी को कस रखा था। उसकी घबराहट और डर को समझते हुए आयांश उसके बेहद नज़दीक आकर बोला, क्या हुआ, डर लग रहा है मुझसे? उसके इस तरह नज़दीक आने से तनुश्री खुद में और भी ज़्यादा सिमटकर पीछे हट गई। आयांश गहरी आवाज़ में बोला, अच्छा है, तुम्हें मुझसे डर लग रहा है और आगे भी इस डर को अपने ज़हन में इसी तरह बिठा कर रखना। तनुश्री का पसीने से भीगा चेहरा देखकर वो मुस्कुरा कर वॉशरूम में चला गया। उसके जाने के बाद तनुश्री ने राहत की सांस ली और अपनी घबराहट पर काबू करते हुए, तनुश्री आज तो इस मॉन्स्टर ने मेरी जान ही निकाल देनी थी, बच गई। वो जल्दी से तैयार होकर कनिका के पास पहुंची और उससे डोरी बांधने में मदद मांगी। कुछ देर बाद दोनों नीचे आ गईं तो सुषमा जी ने बताया कि आयांश बाहर इंतजार कर रहा है। तनुश्री जैसे ही बाहर आई तो आयांश को देखती ही रह गई। आयांश ने स्काई ब्लू कलर की जीन्स के साथ ब्लैक
टी-शर्ट पहनी हुई थी। जेल के साथ सेट किए हुए बाल, हाथ में महंगी वॉच और आंखों पर काला चश्मा पहने वो किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। तनुश्री की नज़रें अयांश से हटने को तैयार ही नहीं थीं कि तभी उसके कानों में अयांश की आवाज़ सुनाई दी, "अगर मुझे घूरना हो गया हो तो जल्दी से गाड़ी में बैठो, तुम पर वक्त बर्बाद करने के लिए मेरे पास फालतू समय नहीं है।" इतना बोलकर वो ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। तनुश्री भी जल्दी से आकर पीछे का डोर खोलकर बैठने लगी कि तभी उसके कानों में अयांश की गुस्से से भरी आवाज़ सुनाई दी, मैं क्या तुम्हें तुम्हारा ड्राइवर दिखाई दे रहा हूँ? आगे आकर बैठो। तनुश्री चुपचाप आगे की सीट पर आकर बैठ गई तो अयांश ने फिर से कड़क आवाज़ में कहा, सीट बेल्ट पहनो।" तनुश्री डरते हुए सीट बेल्ट लगाने की कोशिश करती है लेकिन लगा नहीं पाती तो अयांश उसे गुस्से से घूरते हुए उसकी तरफ को झुकते हुए सीट बेल्ट लगाने लगा। उसके इस तरह पास आने से तनुश्री फिर से पसीना-पसीना हो जाती है। अयांश जैसे ही बेल्ट बाँधकर सर ऊपर उठाकर तनुश्री का पसीने से भीगा चेहरा देखता है तो उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो तनुश्री की ओर देखते हुए, "खा नहीं जाऊँगा तुम्हें, जो इतना डर रही हो। ठीक से बैठो और पसीना पोंछो।" कहते हुए पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ा दी। तनुश्री ने बोतल लेकर थोड़ा-सा पानी पिया और अपना चेहरा साफ किया। तनुश्री मन ही मन में मॉन्स्टर, अकड़ू खड़ूस इंसान कहीं के, 2 शब्द प्यार से नहीं बोल सकते। अकड़ तो जैसे सर पर ही सवार रहती है, जब जब भी बोलते हैं जान ही निकाल के रख देते हैं। सोचते हुए शीशे की ओर मुँह करके बैठ गई। मन ही मन, "मुझे गालियाँ देना बंद करो।" कहते हुए अयांश ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर गाड़ी आगे बढ़ा दी। तनुश्री हैरान होकर फिर से बड़बड़ाते हुए, "मैंने तो मन में ही कहा था।" फिर इन्हें भी सुनाई पड़ गया, "दोनों जाकर मंदिर में दर्शन करते हैं और प्रसाद चढ़ाते हैं।" मंदिर में सीढ़ियाँ चढ़ने की वजह से तनुश्री बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसलिए वो गाड़ी में बैठने के थोड़ी देर बाद ही सो गई। अयांश तनुश्री को सोते देखकर कुढ़ रहा था, "मैडम के ऐश हैं, गाड़ी में बैठते ही सो गईं और मैं ड्राइवर बना गाड़ी चला रहा हूँ।" कुछ देर बाद तनुश्री के फ़ोन पर उसकी नानी का फ़ोन आने लगा लेकिन तनुश्री को तो नींद में होश ही नहीं था तो अयांश ने उसका फ़ोन उठाकर बात की। "हेलो नानी जी, मैं अयांश।" "सावित्री जी बेटा, मुझे तनु से बात करनी थी। उसके नाना जी उसे बहुत याद कर रहे हैं और उससे मिलना चाहते हैं।" "ठीक है, हम अभी वहाँ आते हैं।" इतना कहकर उसने फ़ोन रखा और फिर एक नज़र तनुश्री को देखा जो थकान की वजह से हाथी-घोड़े बेचकर सो रही थी। उसे इस तरह बेफ़िक्र सोते देखकर उसके चेहरे पर अनायास ही मुस्कान आ गई। 1 घंटे बाद जैसे ही गाड़ी रुकती है वैसे ही तनुश्री आँखें मलते हुए, "क्या हमारा घर आ गया?" अयांश थोड़ा कड़क आवाज़ में, "उतरो।" तनुश्री गाड़ी से निकलकर देखती है कि वो तो हॉस्पिटल के सामने खड़ी है। तनुश्री एकदम से घबराकर, "मेरे नाना जी, वो ठीक तो है ना?" और तेज़ी से अंदर की ओर भागती है कि अचानक किसी चीज़ से उलझकर गिरने लगती है। लेकिन तभी अयांश ने उसे सँभाल लिया और बोला, "रिलैक्स, तुम्हारे नाना जी एकदम ठीक हैं। हम सिर्फ़ उनसे मिलने के लिए यहाँ आए हैं।" फिर सीधा फिर उसे सीधा खड़ा करते हुए, "तुम्हारी नानी जी का फ़ोन आया था। नाना जी तुम्हें याद कर रहे थे और मिलना चाहते थे, लेकिन तुम तो घोड़े बेचकर सो रही थी, तो तुम्हें कैसे पता चलता?" अयांश की बात सुनकर तनुश्री को थोड़ी राहत मिली। तो दोनों अंदर पहुँचे। सावित्री जी ने जब दोनों को साथ देखा तो उन्हें बड़ी तसल्ली हुई। उन्होंने आगे बढ़कर तनुश्री को गले से लगा लिया और प्यार से उसके सर को चूमते हुए कहा, "कैसी है मेरी बच्ची? तू इस शादी में खुश है ना?" तनुश्री उनके सामने कुछ भी ज़ाहिर नहीं करना चाहती थी, इसलिए हँसते हुए बोली, "मैं बहुत अच्छी हूँ नानी माँ, और खुश भी।" अयांश तनुश्री का चेहरा बड़े गौर से देख रहा था। सावित्री जी से मिलकर तनुश्री अंदर सत्येंद्र जी से मिलने गई। अब बाहर सावित्री जी अयान से उसके घर परिवार के बाकी सदस्य के बारे में बात करने लगीं क्योंकि उस दिन तो वे कुछ भी पूछने की हालत में नहीं थीं। हालाँकि अयांश बहुत ज़्यादा बातें नहीं कर रहा था, बस वो उनकी बात का हाँ में ही जवाब दे रहा था। तनुश्री बाहर आते हुए उसे देखकर, "ये नानी माँ से भी ठीक से बात नहीं कर सकते, इन्हें तो सही से नाटक करना भी नहीं आता, बस गुस्सा चाहे कितना भी करवा लो।" वहाँ आकर वो अयांश से, "नाना जी आपसे मिलना चाहते हैं।" अयांश आता हूँ कहकर वहाँ से अंदर चला गया। सत्येंद्र जी अयांश आपस में बातें करते हैं। "सत्येंद्र जी, तनुश्री ने बताया मुझे आपके साथ और आपके परिवार में बहुत खुश है। मुझे हमेशा उसके भविष्य की चिंता रहती थी। 3 साल की थी जब से उसे पाला है। एहसानमंद हूँ मैं आपका। कभी सपने में भी ऐसा घर परिवार अपनी बच्ची के लिए नहीं सोच सकता था।"
आपने मेरी सारी चिंता मिटा दी। सत्येंद्र जी अय्यांश के आगे हाथ जोड़ते हुए उसे उसके हिस्से की सारी खुशियाँ देना। बेटा बहुत दुःख देखे हैं उसने, हमेशा उसका हाथ थाम कर रखना। अय्यांश उनके हाथों को पकड़ते हुए, ये क्या कर रहे हैं आप? प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। तुम मुझसे वादा करो बेटा, हमेशा उसका ध्यान रखोगे। मैं वादा करता हूँ, हमेशा तनुश्री का ध्यान रखूँगा। तभी तनुश्री और सावित्री जी अंदर आते हैं। फिर तनुश्री, अय्यांश वहाँ से घर के लिए निकल जाते हैं। घर पर सब उन्हीं का इंतज़ार कर रहे थे। दोनों के घर पहुँचने पर सब लेट होने का कारण पूछने लगे तो अय्यांश ने उन्हें तनुश्री के नाना-नानी के पास जाने के विषय में बताया और कहा कि कल वो लोग वापस अपने गाँव जा रहे हैं। उसके बाद सब खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद तनुश्री थकी होने की वजह से अपने कमरे में आ गई। शाम से ही तनुश्री के सिर में हल्का दर्द हो रहा था और अभी काफ़ी तेज़ दर्द होने लगा। वो परेशान हो गई, माइग्रेन का दर्द था। उसने जल्दी से जाकर कपड़े चेंज किए और दवाई ली और आँखें बंद करके लेट गई। कुछ ही देर बाद उसकी हिलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि अब उसे तेज़ बुखार था। वो बस माइग्रेन की दवा ही अपने पास रखती थी। उसे काफ़ी तेज़ बुखार था और उठकर दवाई लेना संभव नहीं था, इसलिए वो बस चुपचाप लेटी रही। कुछ समय बाद अय्यांश अपने कमरे में आया तो देखा कि तनुश्री सो गई है। उसने अपने मन में सोचा, ये इतनी जल्दी सो भी गई, शायद थकान ज़्यादा हो गई होगी लगता। वो भी आकर अपने कपड़े चेंज करके सोने के लिए सोफ़े की ओर बढ़ गया। उसने एक नज़र तनुश्री को देखा तो वो उसे और भी ज़्यादा सिमटी हुई दिखाई दी। उसने एसी को कम किया और बेड के पास जाकर तनुश्री से पूछा, सो गई क्या? तनुश्री ने अपनी कँपकँपी को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, नहीं, बस पता नहीं क्यों आज ठंड थोड़ी ज़्यादा लग रही है। अय्यांश ने हिचकिचाते हुए काँपते हाथों से उसके सर पर हाथ रखा और तपता शरीर जान गंभीर हो गया। उसने चिंता करते हुए कहा, अभी शाम तक तो ठीक थी, फिर अचानक नहीं, मुझे शाम से सर में हल्का दर्द था, अभी कुछ देर पहले बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैंने दवाई ले ली थी। अय्यांश ने उसे ब्लैंकेट उड़ाते हुए, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं, रहने दीजिए, आप बेवजह परेशान हो रहे हैं और डॉक्टर को देखकर घरवाले भी परेशान हो जाएँगे। आप मुझे बस बुखार की दवाई दे दीजिए और जाकर सो जाइए। लेकिन अय्यांश उसकी बात को इग्नोर करते हुए अपने फैमिली डॉक्टर को फ़ोन कर घर बुला लेता है। कुछ देर बाद डॉक्टर घर आते हैं, तब तक सुषमा जी जाग रही थीं। वो डॉक्टर को देखकर, आप इस समय यहाँ? जी, अभी अयान सर का फ़ोन आया था कि मैम की तबीयत ख़राब है, बस उन्हें ही देखने के लिए आया था। सुषमा जी भी जानकर सुषमा जी भी सुनकर घबरा गईं कि खाने के समय वो थकी हुई-सी तो लग रही थी। तनुश्री की तबीयत जानने के लिए वो भी डॉक्टर के साथ ही अयांश के कमरे में पहुँच गईं। डॉक्टर ने तनुश्री को देखा, उसे उस वक़्त कोई होश नहीं था। डॉक्टर ने उसे दवाई दी और कुछ समय बाद की दवाइयाँ समझाने के बाद, अगर कल तक इन्हें आराम न लगे तो फिर ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा, कहकर वो चले गए। सुषमा जी ने अय्यांश से तनुश्री के साथ रुकने के लिए कहा तो उसने ये कहते हुए मना कर दिया कि आप जाकर आराम कीजिए, मैं हूँ यहाँ, ध्यान रखूँगा। तो सुषमा जी ये कहते हुए कि कोई भी परेशानी हो तो वो उन्हें बुला ले, चली गईं। सुषमा जी के जाने के बाद अय्यांश ने तनुश्री को उठने में मदद करते हुए दवाई दे दी और फिर आराम से लिटा दिया। फिर वो भी जाकर काउच पर लेट गया, लेकिन वो बहुत देर रात तक जागता रहा और 11:30-12 बजे के करीब तनुश्री को देखते हुए कुछ देर को उसकी नींद लग गई। उसकी नींद तनुश्री के कहराने की वजह से खुल गई। उसने उठकर बड़ी लाइट ऑन की और धीरे से तनुश्री को जगाया। उसे फिर से तेज़ बुखार हो गया था। तनुश्री हिम्मत करके उठी। फिर उसे वॉशरूम जाना था, लेकिन उसे चला नहीं जा रहा था। अय्यांश जो तनुश्री के पीछे ही खड़ा था, आगे बढ़कर बोला, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, बाहर खड़ा रहूँगा, बोलो। तनुश्री ने हाँ में गर्दन हिलाई। अय्यांश ने बाहर आने पर फिर से तनुश्री को थाम लिया। उसका एक हाथ उसकी कमर पर था और दूसरा हाथ में उसका हाथ पकड़ लिया, जो कि अभी भी काँप रहा था। अय्यांश ने उसे दवाई दी और बेड पर लिटाकर ब्लैंकेट उड़ा दिया और वापस काउच की ओर मुड़ गया, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए वापस मुड़ा और बेड पर लेटते हुए उसने तनुश्री को अपनी बाहों में समेट लिया। तनुश्री को जब कुछ एहसास हुआ तो उसने आँखें खोलीं और अय्यांश की ओर सर उठाकर देखा तो अय्यांश उसे देखते हुए बोला, रिलैक्स, कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा मत सोचो। मेरी ज़िम्मेदारी है तुम्हारा ख़्याल रखना, बस वही रख रहा हूँ। कहते हुए उसने तनुश्री की पीठ और सिर सहलाना शुरू कर दिया, जिससे तनुश्री को बहुत आराम मिली और दवाई की वजह से वो जल्दी ही सो गई। तनुश्री को अपनी बाहों में
समेट कर लेटे अयांश को भी जल्दी ही नींद लग गई। अगली सुबह फ़ोन की रिंग से उसकी आँख खुली तो उसकी नज़रें अपनी बाहों में सुकून से सोई तनुश्री पर गईं, जो उस समय सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी। बुखार की वजह से उसका चेहरा लाल हो गया था। उसने सबसे पहले ये सोचकर कि कहीं तनुश्री की नींद न खुल जाए, अपना फ़ोन साइलेंट मोड पर कर दिया और फिर से तनुश्री को देखते हुए सोचने लगा, मुझे कल ये क्या हो रहा है? इसकी नज़दीकी मुझ में एक अजीब-सा एहसास जगा देती है, धड़कनें बढ़ जाती हैं और दिल बेचैन हो उठता है और करीब जाने की इसकी ये हालत देखकर मुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है? ये लड़की पागल कर देगी, मुझे दूर रहना होगा इससे। आयांश आराम से उठकर तनुश्री का सर तकिए पर रखकर वॉशरूम में चला गया और वहाँ से निकलकर सीधे नीचे आ गया। थोड़ी देर बाद आयांश ने आकर तनुश्री को हिलाकर जगाया और उसे चाय देते हुए ये लो चाय पी लो, फिर तुम्हें दवा भी देनी है। तनुश्री को दवा देने के बाद वो नहाने के लिए वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद सुषमा जी और कनिका भी वहाँ आ गईं और तनुश्री की तबीयत के बारे में पूछा और उसके पास वहाँ आकर बैठ गईं। तनुश्री का सिर सहलाने लगीं। अय्याश के कमरे से बाहर निकलने के बाद सुषमा जी ने कमरे का गेट बंद कर तनुश्री को फ्रेश होने में मदद की और उसके कपड़े चेंज करवा कर उसे आराम करने को बोलकर चली गईं। कनिका ने वहीं रुककर कमरे को सेट किया और फिर तनुश्री से बातें करने लगी। कनिका को कॉलेज जाना था, इसलिए थोड़ी देर बाद ही वो तनुश्री को बाय बोलकर चली गई। तनुश्री की तबीयत ठीक नहीं थी, पर वो सामान्य दिखने की पूरी कोशिश कर रही थी। अय्याश इस बात को अच्छे से समझ रहा था। आज विदित जी ने उसे तनुश्री के साथ रुकने के लिए कहा था और ऑफिस खुद चले गए थे। अय्याश तनुश्री का पूरा ख्याल रख रहा था। कुछ देर बाद डॉक्टर का भेजा वार्ड बॉय आकर तनुश्री का ब्लड सैंपल ले गया था। शाम को डॉक्टर तनुश्री की रिपोर्ट के साथ घर आया और उन्होंने उसे वायरल फीवर होने का बताया। कुछ और दवाइयाँ खिलाकर लिख कर दी। उन्होंने कल एक बार फिर तनुश्री को हॉस्पिटल लाने के लिए कहा ताकि उसके कुछ और टेस्ट किए जा सके। कनिका ने तनुश्री को डिनर करवाया, खुद भी डिनर के लिए चली गई। फिर कुछ देर बाद तनुश्री, जो अब पहले से बेहतर महसूस कर रही थी, फ्रेश होकर वापस आकर लेट गई। अय्याश कमरे में आया तो उसने तनुश्री को देखा और डिनर का पूछा तो उसने हाँ में जवाब दिया। अय्याश ने लाकर उसे दवाई दी और उसे सोने के लिए कहा। उसने उठकर काउच की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन एकदम से रुक गया। पीछे मुड़कर देखा तो तनुश्री ने उसका हाथ पकड़ रखा था। अय्याश वापस मुड़ते हुए, क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? तनुश्री ने उसकी ओर आंस भरी निगाहों से देखते हुए कहा, यहीं सो जाइए ना, कितना बड़ा तो बेड है, हम दोनों आराम से यहाँ सो सकते हैं। अय्याश ने उसका हाथ पकड़कर हटा दिया। ज़्यादा उम्मीद मत पालो, हमारी शादी की सच्चाई तुम अच्छे से जानती हो। तुम सिर्फ इस घर की बहू हो, मैं तुम्हें पत्नी नहीं। तुम सिर्फ मेरी जिम्मेदारी हो, जिसने वक्त पर मेरी मदद की, पैसों के बदले ही सही। बस उसी नाते तुम्हें आराम मिल सके इसलिए कल तुम्हारे पास आया था, बाकी और कुछ नहीं। उसकी बात सुनकर तनुश्री को बहुत दुख हुआ और आंखें भर आईं। अपने आंसू छुपाने के लिए तनुश्री ने जल्दी से पलकें बंद कर लीं। इस वक्त वो खुद को बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी। उसने केवल अय्याश की बाहों में सुकून चाहा था और कुछ नहीं, और वो कुछ और ही समझ बैठा था। सो जाओ, आराम करो, सो जाओ, आराम मिलेगा। इतना कहकर अय्याश काउच पर जाकर लेट गया और आंखों को बंद कर लिया। तनुश्री अपनी भरी आंखों से कुछ देर उसे तकती रही और फिर करवट बदल कर सिसकती रही। फिर जल्द ही उसे नींद आ गई। अगले दिन सुबह अय्याश उठा और तनुश्री की ओर देखा, जो अभी भी सोई हुई थी। वो उठकर गया और उसके सिर पर हाथ रख के देखा तो बुखार अभी भी था। अय्याश फ्रेश होने के लिए चला गया। वो नहाकर बाहर आया तो देखा कि तनुश्री भी जग गई थी, लेकिन एकदम शांत शांत बैठी थी। अय्याश उसके पास आया और उसके सर की ओर हाथ बढ़ाते हुए उससे कुछ कहने ही वाला था कि तनुश्री ने झटके से अपना चेहरा पीछे करते हुए मैं ठीक हूँ और उठकर वॉशरूम में चली गई। अय्याश को उसका बर्ताव न जाने क्यों बुरा लग रहा था, लेकिन वो सिर झटकते हुए नाश्ते के लिए नीचे आ गया और कनिका ने तनुश्री को फ्रेश होने में मदद की और नाश्ता करवाया। फिर सुषमा जी और अय्याश दोनों साथ ही कमरे में आए। सुषमा जी ने तनुश्री का सिर सहलाते हुए उसकी तबीयत पूछी तो उसने अभी ठीक है मम्मी, लेकिन सुषमा जी को छूते ही पता चल गया कि उसे अभी भी बुखार है। सुषमा जी ने अय्याश की ओर देखते हुए कहा, कल डॉक्टर तनुश्री को हॉस्पिटल में लाने का बोलकर गए थे, तुम इसे डॉक्टर के पास ले जाओ।
कुछ देर बाद कनिका और सुषमा जी नीचे चले गए और आयांश वहीं काउच पर अपना लैपटॉप खोलकर काम करने लगा। 1 घंटे बाद आयांश ने तनुश्री को डॉक्टर के पास चलने को कहा, तो तनुश्री ने मना कर दिया, कहा कि दवाइयाँ हैं, वैसे भी मुझे अब ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत लगेगी तो कल चली जाऊँगी। लेकिन उसने एक बार भी आयांश की ओर नहीं देखा। मतलब तुम चाहती हो कि मैं आज भी यहीं तुम्हारी सेवा में लगा रहूं और ऑफिस ना जाऊं, क्योंकि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती दादाजी और बाकी घर वाले मुझे जाने नहीं देंगे। तनुश्री को उसकी इस कही इस तनुश्री को उसकी कही इस बात से बहुत तकलीफ हुई। आप जाइए, मैंने नहीं रोका है आपको। वैसे भी जिनकी ज़िंदगी में कुछ मायने रखती हूँ वो मेरे पास हैं। और वो दूसरी ओर करवट बदलकर लेट गई। आयांश, जिसे समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए, कुछ देर उसकी तरफ देखता रहा। उसकी कही बात उसे बहुत ज़्यादा चुभन दे रही थी। वो चुपचाप बालकनी में चला गया और अपना काम करने लगा। तनुश्री की आंखों में उसकी बेरुखी बातों से आंसू आ गए। वो आंखें बंद किए हुए अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचती है। क्या कभी उसकी ज़िंदगी में प्यार करने वाला नहीं होगा? बचपन से आज तक उसने सबकी नफ़रत ही सही है। बस प्यार उसे नाना-नानी से ही मिला। नानी माँ हमेशा कहती थी, मेरी ज़िंदगी में कोई राजकुमार आएगा, वो मेरे जीवन को खुशियों से भर देगा। लेकिन इस शादी के बाद क्या आयांश मुझे कभी अपनाएँगे? क्या वो कभी मुझे अपनी ज़िंदगी में जगह देंगे? उनके बर्ताव से तो नहीं लगता। दादाजी, मम्मी-पापा और कनिका मुझे बहुत प्यार करते हैं। उन्हें लगता है कि मैं उनके बेटे की पसंद हूँ, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा तो क्या सब वो मुझे अपना पाएँगे? तनुश्री का ध्यान अपने फ़ोन पर आ रहे अंकुश के फ़ोन से टूट गया। वो पहले तो अपने फ़ोन को घूरते हुए देखती रही, लेकिन फिर उसने फ़ोन को उठा लिया और हेलो बोला। उधर से अंकुश की आवाज़ सुनाई दी, कैसी हो तनु? तनुश्री खुद को सँभालते हुए, मैं अच्छी हूँ, तुम कहो कैसी याद आ गई मेरी? इतने दिनों से तुम्हारा फ़ोन नहीं आया और ना ही मिल रहा था। मैंने कई बार कोशिश की। मैं काम के सिलसिले में अपने चाचा जी के पास गाँव गया था। वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है, इसलिए बात नहीं हो रही है। मैं आज ही वापस लौटा हूँ और आते ही सबसे पहले तुम्हारे घर गया तो पता चला कि अब तुम वहाँ नहीं रह रही हो। ठीक हो ना? तनु, नाना जी और नानी माँ कहाँ हैं? वो ठीक तो हैं? हाँ बाबा, हाँ सब ठीक हैं। ये सब बातें छोड़ के ये बता, क्या कर रही है? लंच पर चलें क्या? नहीं, अभी नहीं, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे फ़ीवर है, इसलिए मैं अभी नहीं आ सकती। तनु, मुझे बताया क्यों नहीं? मैं अभी तेरे पास आता हूँ। अपना नया पता व्हाट्सएप कर मुझे। अंकुश, परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उन्हें पूछते हुए, मैं तुम्हें एड्रेस व्हाट्सएप करती हूँ, तुम शाम को आ जाना। तनुश्री को फ़ोन पर किसी लड़के से बात करते हुए सुन आयांश के भी कान खड़े हो गए। वो सोचने लगा कि ये अंकुश कौन है। तनुश्री खुद को पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी, लेकिन उसे बेचैनी अभी भी महसूस हो रही थी। वो उठकर वॉशरूम में चली गई, लेकिन वापस बेड की ओर आते हुए उसे कमज़ोरी की वजह से चक्कर आने लगे। जल्दी से पास रखी टेबल को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन खुद को ना संभाल पाने की वजह से टेबल की ओर ही गिर गई। उसके सिर में हल्का सा कट लग गया और वह बेहोश हो गई। बालकनी में बैठे आयांश को जैसे ही कुछ गिरने की आवाज़ आई तो वो जल्दी से कमरे में आया, तो तनुश्री को इस तरह देखकर हैरान रह गया। उसने तुरंत अपनी गोद में उठाया और ले जाकर बेड पर लिटा दिया। सबसे पहले उसने चोट पर दवाई लगाई और तुरंत डॉक्टर को घर आने के लिए कहा। आयांश तनुश्री के पास बैठकर उसके सिर को सहलाने लगा। थोड़ी देर बाद में डॉक्टर भी आ गए और तनुश्री को चेक करते हैं। डॉक्टर के साथ ही पूरा परिवार तनुश्री के पास पहुंचा और सभी तनुश्री की हालत को देखकर चिंतित थे। डॉक्टर तनुश्री को चेक करके, घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस थोड़ा स्ट्रेस और कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई। आप लोग को इनके खान पान पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। मुझे लगता है इन्होंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, और जब खाया नहीं तो दवा भी नहीं ली होगी। मैंने अभी नींद का इंजेक्शन दे दिया है, 2-3 घंटे में उन्हें होश आ जाएगा। बाकी इन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। आयांश को सोचते हुए, सुबह ब्रेकफ़ास्ट तो कनिका खिलाकर गई थी। सुषमा जी, हाँ वो लाई तो थी, लेकिन तनुश्री ने बस 2 चम्मच पोहा खाया, फिर मना कर दिया। उसका बिल्कुल मन नहीं है। मैं अभी उससे पूछने ही आ रही थी कि कुछ और खाने का मन हो तो मैं राजू से कहकर बनवा दूँ, लेकिन तभी डॉक्टर साहब आते हुए दिखाई दिए। अभी सोने दो, जब जाग जाए तो मुझे बता देना, मैं अब की बार खुद खिलाकर जाऊँगी। डॉक्टर के साथ ही सभी कमरे से चले जाते हैं और आयांश वहीं तनुश्री के पास आकर बैठ जाता है। 2 बजे के लगभग तनुश्री की नींद खुलती है तो वो आयांश को अपने पास बैठा देखती है। उसकी नज़रें उसके ऊपर ही थीं। तनुश्री कुछ पल उसे देखती रही, लेकिन फिर करवट बदल लेती है।
आयांश उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे अपनी ओर घुमाकर, क्या है ये सब? क्या करना चाहती हो? मैंने पहले ही सब क्लियर कर दिया था, फिर क्यों ये सब कर रही हो? कुछ हासिल नहीं होगा इन सब से। मैंने पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें पत्नी नहीं मानूंगा और ना ही पत्नी होने का हक कभी दूंगा। लेकिन मैं तो आपको अपना पति मानती हूँ ना। अगर आपको ये शादी नहीं निभानी, मत निभाइए, लेकिन मैं शादी अपनी आखिरी सांस तक निभाऊंगी, वो भी पूरे दिल से। आयांश उसे गुस्से से घूरते हुए हाथ बांधे खड़ा बोला, हो गया या अभी और बाकी है? क्या हासिल कर लोगी? इस सब से केवल गुस्से और नफरत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मुझे वो भी मंजूर है। आयांश ने आगे कुछ नहीं कहा और नीचे चला गया। कुछ देर बाद सुषमा जी तनुश्री के लिए खाना लेकर आईं और तनुश्री को उठाकर उन्होंने अपने हाथों से खाना खिलाया। उनका इतना प्यार देखकर तनुश्री की आंखें भर आईं तो उन्होंने उसका सिर सहलाते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, इतनी परेशान क्यों हो? क्या आयांश ने तुम्हें कुछ कहा है? मुझे बताओ, मैं अभी उसकी क्लास लगाती हूँ। आयांश जो कमरे में आ रहा था वो उनकी बात सुनकर बाहर ही रुक गया। नहीं मम्मी जी, ऐसा तो कुछ नहीं है। बस आज नाना जी और नानी माँ की याद कुछ ज़्यादा ही आ रही है। सुषमा जी प्यार से उसके गाल छूते हुए, अरे पगली, अगर इतनी ही याद आ रही है तो फ़ोन कर लेना। तनुश्री तुरंत फ़ोन करती है। उधर से सत्येंद्र जी फ़ोन उठाकर, कैसी हो मेरी लाडो? मैं अच्छी हूँ नाना जी, आप कैसे हैं? नानी माँ कैसी हैं? और घर में सब? अरे रे, ठहर तो सही, सब बहुत अच्छे हैं और तुम्हारी नानी तो रोज़ तुम्हें याद करती है। पता नहीं मेरी तनु कैसी होगी, वहाँ खुश तो होगी ना? कल से तुम्हें बहुत याद कर रही हैं, बोल रही हैं कि पता नहीं क्यों तनु की बहुत याद आ रही है, बहुत चिंता हो रही है। तुम्हारा फ़ोन मिला है लेकिन बात नहीं हो पाई, इसलिए आज मंदिर गई हैं तुम्हारी सलामती के लिए प्रार्थना करने। जैसे ही वापस आती हैं मैं तुम्हारी बात करवाता हूँ। तनुश्री अपने आंसू रोकते हुए कुछ देर और बात करके फ़ोन रख देती है। सुषमा जी उसके सर पर हाथ फेरते हुए, अब तो बात भी हो गई, अब क्यों परेशान हो? और कोई बात है तो मुझसे बता सकती हो बेटे। और कोई बात है तो मुझे बता सकती हो बेटा। तनुश्री उसकी गोद में सिर रखकर लेट जाती है। पता नहीं मम्मी, ऐसा क्यों लग रहा है मुझे, आज इतना अकेला क्यों महसूस हो रहा है? तनुश्री, तुम्हें इस घर में आए कई दिन हो गए हैं, लेकिन समय का अभाव और तुम कुछ तुम्हारी शादी की रस्मों में